अब कुछ ऐसी चीजें हमको मिल जाए कि सर जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए, जिससे सर हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़िया मचा पाए। पावर क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझो। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एरिया वाले इस फॉर्मूले में आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनमें आप क्या करो, सबसे पहले इस डी ब्रोगली वेवलेंथ और 1/√v के बीच का कोई रिलेशन सोचो। कौन सा ऐसा रिलेशन है जो शैलेंद्र सर ने आपको पढ़ाया है। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। देखो बेटा, आप लोग के एग्जामिनेशन का एकदम पीक टाइम आ गया है और आप लोग सोच रहे होंगे अब कुछ ऐसी चीजें हमको मिल जाए कि सर जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए, जिससे सर हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़िया मचा पाए। तो इस बार हम लोग आपके लिए ला रहे हैं बहुत ही कम समय में वैसा कंटेंट जैसा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या तो सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, या तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में दिख जाएंगे। तो सभी लोग ईमानदारी से चीजों को पढ़िएगा, जो मैं आपको अगले 45 मिनट्स के अंदर में सिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जिनके आने की उम्मीदें हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भाई जरूर कर लेना। बाकी जो आप पढ़ाई करोगे सो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जो हम लोग यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, उनके आने के चांसेस, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी आपके एग्जामिनेशंस में, राइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। देखो, हम लोग अभी इस सेशन में क्या करने वाले हैं, मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। वो भी आपके पूरे सिलेबस के चुनिंदा क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा अपने एग्जामिनेशन में। जो भी मैं अभी आपको यहां पर लिखूंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो सारे का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग इस टेलीग्राम कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम ऐप पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं फिजिक्स बाय शैलेंद्र सर, ठीक है। वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर भी आपको नोट्स हमारे मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कहा गया, कह रहे द नंबर ऑफ द फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर पर emitted per second by an electric bulb of power 100 watt, take h is equal to this। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहली बात आपको वेवलेंथ गिवन है, वो भी 540 नैनोमीटर, ठीक है। आपको बल्ब का पावर गिवन है जो कि 100 वॉट के बराबर है। आपसे यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई इस बल्ब से कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि बेटा पावर क्या होता है। सबसे पहले इस बात को समझो, पावर का मतलब होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना। एनर्जी किस चीज की है भाई, फोटॉन्स की है। एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू होती है, और ऐसे कितने फोटॉन्स है, n के बराबर। सो n टाइम्स एनर्जी ऑफ वन फोटॉन डिवाइडेड बाय टाइम, ये वैल्यू होती है बेटा पावर की, राइट। तो यहां से आप लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड निकाल सकते हैं, यानी कि आप n/t यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय h न्यू। पावर की वैल्यू क्वेश्चन में 100 वॉट आपको गिवन है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रहे हैं 6 × 10 की पावर -34 के बराबर, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हम लोग यहां से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, c/λ, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। सो 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो कि कितना है 540 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर -9। अब ऐसे क्वेश्चंस में यार देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस यहां पर ईमानदारी से करना पड़ेगा। सो 3 डिवाइडेड बाई 540 हम लोग कर लेंगे, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 0.0055, है ना, इंटू 10 टू दी पावर, ये जो -9 है बेटा ये ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा 17, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा 5.5 लिखूंगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई, यहां पे 1000 से डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर 14 बन जाएगा, ठीक है। इतने हर्ट्ज इसकी निकल करके आ गई फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। ये रहा प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5.5 × 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। इसको बेटा हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये देखो वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, बहुत ध्यान से देखना, 100 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5.5, राइट। तो वैल्यू निकल करके आई है 3.03,
3.03 इंटू 10 टू दी पावर -34 है, ये +14 है तो -20 होगा, ऊपर जाएगा बेटा +20 बन जाने वाला है। यानी कि फोटॉन्स की संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहां पर सी वाला है, दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 20। तो इस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड छोटे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, आंसर तो यही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कैपेसिटर हैज बीन चार्ज्ड बाय अ डीसी सोर्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। जब कोई भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो बेटा वो हमेशा करंट का अपोजिशन करता है, यानी कि वहां पे कंडक्शन करंट की जो वैल्यू है वो 0 होगी, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी वहां पर 0 होने वाली है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं पर आता है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, और एक बार जब वो फुल्ली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज वहां पर नहीं हो रहा है उस रीजन में। इसलिए हम लोग कहेंगे भैया कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा मिल जाते हैं। फिर कह रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस इज, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है उसका डायामैग्नेटिज्म। मैंने भी पढ़ाते समय आपको बताया था कि डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हर ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है, इसलिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बेटा कौन सी हो गई आपकी, डायामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फोटॉन्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 एंड न्यू बाई 3। इसका मतलब जो पहला वाला बेटा है सरफेस, उसका वर्क फंक्शन हो गया h इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2। दूसरा वाला जो सरफेस है उसकी जो वर्क फंक्शन आएगा सिमिलरली दैट विल बी h न्यू डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, ठीक है। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए टू दैट फ्रॉम बी इज, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। देखो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी एनर्जी फोटोन लेकर के आता है वो एनर्जी वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है, यानी कि यहां से हमको यह समझ में आएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ही रेशियो निकालना चाहता हूं कि भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए विच इज एच न्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ऑफ बी विच इज एच न्यू बाई 3। तो ये वैल्यू बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे एच न्यू बाई 2 आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 2 एच न्यू बाई 3 आ जाएगा। एच न्यू से एच न्यू हमारा कैंसिल होगा, ये 3 जाएगा ऊपर और ये 2 आएगा नीचे, तो आंसर हमारा निकल करके आएगा 3:4, राइट, 3:4। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। जरूरी नहीं बेटा कि जो क्वेश्चन मैंने यहां पर बता दिया बस यही वाला आने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझो, इसके हर एक टर्म को बहुत अच्छे से समझो, और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भाई जरूर कर लेना। सो 3:4 इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, यानी कि बेटा एक ऐसा हॉलो स्फीयर है जहां पर इंटरनल रेडियस उसका r के बराबर है, एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 2r के बराबर है, राइट। और हमसे कहा जा रहा है कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज हम लोगों ने रख दिया है उसके सेंटर पर, तो यहां कहीं पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, ये रेडियस r के बराबर है और ये वाला जो रेडियस है वो 2r के बराबर है, राइट। आपसे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस विल बी, है ना। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी टू द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस विल बी। देखो एक बात समझो, अगर आप यहां पर क्यू चार्ज उसके अंदर रखते हो तो होगा ये यहां पर कि इसकी इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यही वाला क्यू चार्ज यहां बाहर आ जाएगा, तो एकदम आउटर वाली सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिखाई पड़ेगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर वाली सरफेस का निकालो, सो दैट विल बी इनर चार्ज डिवाइडेड बाई उसका एरिया, सो दैट विल बी 4πr²। आपसे कहा जाए कि आउटर वाली सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दो, सो दैट विल बी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4π इंटू उसका रेडियस 2r हो गया, सो दैट विल बिकम 2r²। तो ये बेटा बनने वाला है q डिवाइडेड बाई
4 पाई इंटू 4r² के बराबर। अब अगर इन्हीं दोनों का रेशियो आपको चाहिए कि भैया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो, सो दैट विल बी माइनस का q अपॉन 4 पाई r² डिवाइडेड बाई प्लस का q अपॉन 4 पाई इंटू 4r²। तो आप देख सकते हैं q से q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ये वाला 4 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा। सो रेशियो हमारा -4:1 के बराबर का रेशियो आएगा। -4:1 ऐसा ऑप्शन हमारा सी वाला है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि इनर सरफेस का रेडियस r है, आउटर का रेडियस 2r है, तो एरिया वाले इस फॉर्मूले में आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, ये प्लस क्यू देखकर यहां माइनस क्यू क्यों आया? तो ये बेटा ये माइनस क्यू इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस पर आया है। क्लियर है? और यही अंदर वाला क्यू चार्ज बाहर पहुंच जाता है, यानी कि जो भी चार्ज अंदर रखा जाता है वो आपकी आउटर सरफेस पर पहुंचता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूं सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे होंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के हम लोग यहां पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप उस चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर को जरूर देख लेना। जो मैंने आपको 2.5-3 घंटे वाला वीडियो दिया था रिवीजन का, उसको जरूर देख लेना। इवन मैं तो कहूंगा उसको आप तीनों दिन, ये जो गैप डेज हैं इनमें आप जरूर उसको तीनों दिन उसके थ्रू आप अपना रिवीजन करते रहें, ताकि आपको पूरा का पूरा जो डेरिवेशंस है, सारा का सारा थ्योरी जो है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को बढ़िया करने के लिए। राइट, आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द चेंज इन इट्स फेज इज। देखो बेटा, जब भी कोई लाइट रे या कोई भी वेव रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही हो और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हो, तो हमेशा वहां पर फेज चेंज होता है 180 डिग्री का। क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लो अगर आप किसी का क्रस्ट भेज रहे हो, है ना, किसी वेव का क्रस्ट जा रहा है और यहां से टकरा कर अगर वो वापस आया है तो ऑब्वियस है वो ट्रफ की तरह वापस आएगा। यानी क्रस्ट जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड जो वेव होगा उसमें ट्रफ वापस आएगा, यानी कि इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो सकता है। ये सेम क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है पहले, मतलब ये एक PYQ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहां पर डाल दिया है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। फिर कह रहे हैं फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द पॉइंट चार्जेस A, B एंड C। ये जो A, B और C है इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनी हुई हैं, ये भी PYQ है आपका। कह रहे हैं विच चार्जेस आर पॉजिटिव, इनमें से कौन से चार्जेस हैं जो पॉजिटिव है। देखो कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। तो सोचो कौन कौन से चार्जेस हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। देखो इससे बाहर निकल रही है तो ए वाला पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ए पॉजिटिव हुआ। बी की तरफ आ रही है तो ये तो निगेटिव हो गया, सी से दूर निकल रही है तो सी भी हमारा पॉजिटिव हो गया। यानी कि कौन कौन से चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो आंसर होना चाहिए ए एंड सी आर पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। देखो ये आप सबने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है इसका मतलब उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। राइट, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो सी वाले चार्ज से निकल रही हैं। इसका मतलब सी वाला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, या कह लो सी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो चार्ज पावरफुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहे टू लाइंस ए एंड बी इन फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ 1 under root of potential for two particles having the same charge and v is the accelerating potential। राइट, यानी कि आपको ये बता रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और हमारा 1/√v के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल ऑफ द हैवियर मास। तो आपसे ये कह रहे हैं कि इस ए और बी में से किसका मास ज्यादा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो ग्राफ के आए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनमें आप क्या करो, सबसे पहले इस डी ब्रोगली वेवलेंथ और 1/√v के बीच का कोई रिलेशन सोचो। कौन सा ऐसा रिलेशन है जो शैलेंद्र सर ने आपको पढ़ाया है। बेटा फॉर्मूला शीट आप सभी के पास है ऑलरेडी, है ना, फॉर्मूला शीट आप लोग डेली रिवाइज भी कर रहे थे। उस फॉर्मूला शीट में सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात आपसे की गई हो। तो आप भी कहेंगे सर डी ब्रोगली वेवलेंथ में आप ही ने सिखाया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन मोमेंटम के बराबर होता है। फिर आपने कहा था इसी मोमेंटम को सर √2m काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। फिर आप कहोगे सर आप ही ने एक फॉर्मूला और लिखा था कि √2m और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके लिख दिया जाए, है ना। अगर इसके पास मान लो कुछ q चार्ज है, हालांकि इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको qv लिख दूंगा यार।
अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ई भी लिखते, अगर कोई सिंपल चार्ज है तो मैं क्यू भी लिख दूंगा, क्योंकि किसी भी चार्ज की जो एनर्जी होती है वो क्यू टाइम्स वी के बराबर है। यानी चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से पास करोगे तो उसके पास एनर्जी क्यू वी के बराबर आ जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है। अब सोचो बेटा, ग्राफ किन दो चीजों के बीच में है? ग्राफ है लैम्डा और h अपॉन अंडर रूट 2m/q, इसको अलग कर लो, 1 अपॉन अंडर रूट वी को अलग कर लो। तो आप देखो ग्राफ इसके और इसके बीच का है, यानी कि ये हमने रखा है वाई एक्सिस पर, इसको बेटा हमने रखा है एक्स एक्सिस पर। तो ये जो कुछ भी बचा है ध्यान से देखो, यही m के बराबर हो जाएगा और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो चीजें लिखी है यही इस ग्राफ का स्लोप है। और साफ साफ हमें समझ में आ रहा है इसको देखते हुए कि सर ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/q के बराबर। इट सिंपली मींस सर स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, यानी इनमें से जिसके लिए स्लोप कम होगा उसका मास ज्यादा होगा। तो बेटा स्लोप किसका कम है? देखो ये एंगल बना रहा है छोटा सा, ये वाला एंगल बना रहा है बड़ा सा, तो इसका स्लोप ज्यादा हुआ, इसका स्लोप कम हुआ, क्योंकि ए का स्लोप कम है, ए का स्लोप कम है, इसलिए ए का मास ज्यादा है। तो आप यहां पे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि बिकॉज स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, हेंस मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। इस तरीके से यार देखो इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन ग्राफ के इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात की चांस, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा वो बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहे एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, अज्यूमिंग दैट द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस कैन बी नेग्लेक्टेड, प्रूव दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल बी लाइक दिस। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पीछे भी यूज किया था। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा fall on the photosensitive surface emitting electrons, assuming work function is neglected, work function 0 के बराबर है, तो आपको बताना है prove that the de Broglie wavelength is this। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आने वाली जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है। अब क्वेश्चन में साफ कहा जा रहा है कि भैया वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, तो उसको हटा दो। इसका मतलब बेटा सीधा सीधा क्या हुआ कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो h न्यू के बराबर है, जिसको hc बाई लैम्डा लिखा जा सकता है, राइट। यानी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है यहां पर हमारी कितनी है, दैट इज hc बाई लैम्डा। सो h अपॉन अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग लिखेंगे hc बाई लैम्डा के बराबर। तो देखो ये वाला h और ये वाला अंडर रूट h ये कैंसिल आउट होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से चीजें समझ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। h अंडर रूट लैम्डा ये वाला ऊपर गया, अंडर रूट 2mhc, ठीक है। अब ये वाला h भी हमारा अंदर आ जाएगा। सो इट विल बिकम अंडर रूट लैम्डा अपॉन इवन h लैम्डा अपॉन 2mc के बराबर। नीचे वाले अंडर रूट h में से इसमें का एक अंडर रूट h कैंसिल हो गया, तो ये अंडर रूट के अंदर निकल कर आ गया। क्योंकि इस वाले h को मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो रही होगी, इस वाले h को आप अंडर रूट h इंटू अंडर रूट h ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लिखोगे एक अंडर रूट h से इसका एक अंडर रूट h जो है कैंसिल होगा, लेकिन एक तो बच जाएगा भाई, इसलिए ये अंडर रूट के अंदर आ गया है। अब आप सभी लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम चीज है। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको मैंने विजेता में पढ़ाया, परिश्रम में पढ़ाया, ठीक है, MIQ पढ़ाया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, लेकिन ये सेम क्वेश्चन अभी तक कहीं नहीं आया था। ये सेम क्वेश्चन अभी तक किसी भी सीरीज में किसी भी जगह मैंने नहीं करवाया, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। बट हो सकता है एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कुछ भी यूज हुआ है इसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं कह सकते कि सर आपने ये नहीं बताया है या सर आपने ये नहीं बताया है, ये सब बताया है। तो बेटा कई बार ऐसा भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें आपको हल्का फुल्का दिमाग, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां आप खुद देखो, क्वेश्चन में ही कह रहा था वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी h न्यू के बराबर होगा, hc बाई लैम्डा के बराबर होगा, उसको उठा के रख दिया, जैसे ही रखा हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा
सा अननोन टाइप के लगेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, बट आसान होते हैं। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना और जो चीजें तुम्हें उसके बारे में पता है उसको लिखना। ईमानदारी से आप इसको लिखोगे, अपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि भाई ये नेग्लिजिबल है तो के की वैल्यू यहां उठा के रख दो, रख के देखते हैं क्या होगा। जैसे ही रख के देगा हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह की चीजें बेटा पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलो अगला हमारे पास आ गया है, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन। एलसीआर सर्किट से 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, तो एलसीआर सर्किट को बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझ लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सभी लोग पढ़ना। फिलहाल यहां पर क्वेश्चन कह रहा साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 300 वोल्ट्स, यानी कि ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट इज 400 रेडियन पर सेकेंड इज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट in which R given है, L given है, C given है, पीक करंट इन द सर्किट इज। देखो बेटा किसी भी सर्किट में पीक करंट की वैल्यू होती है पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। अब सारा खेल ये है कि सर इंपीडेंस कितना होगा, तो बेटा किसी भी एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। सारा गेम यही है कि सर एक्सएल कितना है और एक्सी कितना है, तो बेटा एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में 400 सीधे सीधे दे दिया है। एल यानी इंडक्टेंस की वैल्यू है 20 मिली हेनरी, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर -3। तो ध्यान से देखो 10 की पावर -3 और ये जो 3 जीरोज हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका जो रिएक्टेंस आएगा वो 8 ओम के बराबर आएगा। सिमिलरली आप एक्सी निकालोगे जिसकी वैल्यू 1/ओमेगा-c होती है। ओमेगा की वैल्यू भैया 400 है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 625 माइक्रोफैरेड, यानी 10 की पावर -6 हम लोग यहां पे लगा देंगे। क्लियर। अब इसको आ जाइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा हमारा, ये 10 की पावर 6 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो आपके सामने लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 10 की पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 400 मैंने किया तो देखो 2500 आएगा। 2500 में 625 और डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कितनी निकल आई है 4 ओम के बराबर। अब आप सीधे सीधे करंट की पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। वोल्टेज की पीक वैल्यू है 300 के बराबर, राइट। अंडर रूट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, यानी 8 - 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट इज 300 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 बन जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारी 60 एम्पियर बन जाने वाली है, यानी कि करंट की जो पीक वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 60 एम्पियर्स, राइट। इस कॉन्सेप्ट पर, इस फॉर्मूले पर 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट होता है, पीक करंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो एलसीआर सर्किट में इस तरह की चीजों को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहे एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ द आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर, यानी कि करंट की आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है 10 एम्पियर, इज पास्ड थ्रू 12 ओम रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 12 ओम। फिर कह रहे हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, इस रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वी मैक्स अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। देखो आरएमएस वैल्यू अगर 10 है उसमें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये करंट की पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कर देंगे तो 12 बनेगा, तो ये 120 अंडर रूट 2 है ना वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा। बट ऐसा कोई आंसर यहां पर एग्जैक्टली नहीं दिया है ना। देखो 2090 हो नहीं सकता, इसकी चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज लिख देंगे। देखो 2 के अंडर रूट का मतलब होता है 1.414, सो 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 120 करोगे तो वैल्यू 169.7 आ जाएगा। 169.7 ये चल जाएगा यहां पर, है ना। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन 169.7 वोल्ट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। यहां पर मैंने अल्टीमेटली आपको बस यही बता दिया कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 के बराबर होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैरेड, इन डीसी सर्किट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। देखो डीसी सर्किट में कोई भी कैपेसिटर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस है या उसका रिएक्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है,
राइट, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला है 1/2 पाई FC, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, यही कारण है कि उसका जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन यूज्ड इन द डोमेस्टिक AC पावर सप्लाई, है ना, 220 वोल्ट 50 साइकिल्स पर सेकेंड इज 50 ओम, यानी रिएक्टेंस कॉइल का इतना है। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, देखो एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर है, जिसको 2 पाई FL लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं रिएक्टेंस की वैल्यू 50 ओम के बराबर है, तो ये तो हो गया 50, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया है वो भी 50 है। राइट, एल की वैल्यू निकालना है, 50 से 50 कैंसिल होगा, एल की वैल्यू 1/2 पाई हेनरी के बराबर आएगी। लेकिन यहां पर आंसर जो है आप अगर देखो तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो 1/2 इंटू 3.14 हेनरी के बराबर। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये वैल्यू 0.159, यानी कि 0.159, यानी डी वाला आंसर हमारा सही है। सो इट विल बी 0.16 हेनरी। ठीक है, इसको 0.16 हेनरी लिखा जा सकता है। एक्सेल ओमेगा एल है ना, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन भी इस चैप्टर में पूछा जाता है, जिसमें एक्सेल का यूज करेंगे हम लोग एल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। राइट, आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हम लोग का देखो मोटो क्या है कि कम से कम समय में आपको हम अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ाएं, जिसके आने के चांसेस, जिस वैरायटी की चीजें के आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा हो, तो हम लोग उस चीज पर फोकस करेंगे। राइट, ताकि आप लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ अपने रिजल्ट का। अगला है हमारा, इन एन LCR सर्किट द AC वोल्टेज अक्रॉस RLC कम्स आउट टू 10 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर कॉम्बिनेशन विल बी। तो बेटा पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको दे रहे हैं 10 वोल्ट, ये रखेंगे। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कितना दे रहे हैं 10 और 20, सो इट विल बिकम 10 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 100। तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 200, जिसको मैं 10 अंडर रूट 2 वोल्ट लिख सकता हूं। ठीक है, तो 10 अंडर रूट 2 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज द ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पूरे सर्किट का जो वोल्टेज होता है उसका ये वाला फॉर्मूला भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। राइट, जैसे इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम मैनर में बेटा ये वाला फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। राइट, फिर तुम्हारे पास अगला देखो एक क्वेश्चन ये है जो मैंने आप सभी को करवा रखा है, पहले से ही ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले कह रहे हैं स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड स्पेसिफाई साइन कन्वेंशन यूज। किरचॉफ्स लॉज की बात करना, यानी KCL और KVL दोनों का स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साइन कन्वेंशन जो मैंने सिखाया है उसको भी आप अच्छे से यूज करना, लिखना। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन दिस फिगर। तो देखो यहां पे 10 है, 5 है, यहां 5 है, यहां 10 है, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। देखने में वैसे ही लग रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है, R1/R2 बराबर R3/R4 होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। जब ये बैलेंस्ड नहीं होता है तो आपसे करंट की वैल्यू पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन KCL KVL पर बेस्ड क्वेश्चन 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। चाहे माइंड मैप हो, चाहे विजेता सीरीज हो, सभी में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग ईमानदारी से करेंगे। हिंट जरूर आपको मैं दे सकता हूं कि मान लो इधर I1 करंट जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, तो इधर से I1 प्लस I2 आया होगा। ठीक है, अब इधर से I1 आ रहा है, इधर I3 चला गया, तो ये I1 माइनस I3 हो गया। इधर से I3 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इधर I2 प्लस I3 हो गया। अब ये I2 प्लस I3, ये I1 माइनस I3 दोनों जुड़ जाएंगे, यहां पे I1 प्लस I2 करंट वापस से चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। सॉल्व करना सभी लोग ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत प्यारा यूज है। क्वेश्चन में कह रहे हैं लाइट रे एंटरिंग अ राइट एंगल प्रिज्म अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट अ फेस AC एज शोन इन दिस फिगर 1। ठीक है, AC वाले साइड पर बेटा इसका क्या हो रहा है, इस तरीके से लाइट रे जा रही है, यानी कि लाइट रे ऐसे आई होगी और वो ऐसे चली गई है।
चलो अच्छी बात है। कह रहे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ऑब्वियस है ये 45 होगा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बना दूं, ये एंगल अगर 45 है भाई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहां पर 45 डिग्री हो जाएगा, और ऑब्वियस है यही एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल रहा होगा, क्योंकि लाइट रे ऐसे आई है और ऐसे चली गई है, तो लाइट रे जब क्रिटिकल एंगल पर आती है तभी वो सरफेस के पैरेलल जाती है बेटा। तो अब यहां से तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत इजीली निकाल पाओगे। देखो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट कहता है 1 sin IC बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, है ना। तो यहां पर डेंसर मीडियम कौन है यार, ग्लास है, क्योंकि ग्लास का बना हुआ है, और रेयरर मीडियम कौन है, एयर, क्योंकि उधर क्या है, एयर है। तो आप यहां लिखेंगे इट इज sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल आएगा 1 अपॉन sin 45, जो कि 1/√2 होता है। ये √2 ऊपर चला आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 1.414, ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की निकल आएगी, राइट, दैट इज √2। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये सैंपल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इफ द साइड AC ऑफ द अबव प्रिज्म इज नाउ सराउंडेड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन √3, यानी कि ये जो साइड AC है इसके आसपास अगर लिक्विड ऐसे रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन √3 है, तो कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द लाइट रे कंटिन्यूज टू ग्रेज अलोंग द इंटरफेस AC और अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अंडरगो रिफ्रैक्शन। कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई लिक्विड रख दिया जाए तो अब तुम बताओ कि जो लाइट रे आ रही है वो ऐसे ऐसे चली जाएगी, या रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या फिर वो TIR उसका हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेटा देखो यहां पर सबसे पहली बात, अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो आपने पीछे भी देखा कि ये वाला एंगल तो 45 है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 100% क्लियर है कि वो 45 है, ठीक है। अब अगर उधर एयर होता, अगर इधर एयर होता तो भैया यही क्रिटिकल एंगल था हमारा, लेकिन अभी क्या किया गया, अभी वहां पे कोई लिक्विड रख दिया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश करूंगा। sin IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, यानी कि ग्लास यानी प्रिज्म, विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, जो कि क्या है, लिक्विड है। तो बेटा इसको मैं रखूंगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम लोगों ने देखा था √2 आया था, अभी पीछे निकाला हम लोगों ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, दैट इज 2 अपॉन √3 के बराबर, राइट। सो इसको पहले ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ऐसे। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जाएगा, तो इट विल बिकम sin IC इज इक्वल टू, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा 2 अपॉन √3 और ग्लास का हो गया √2, तो ये अल्टीमेटली √2/3 के बराबर आएगा। और चांस की बात देखो, साइन इनवर्स √2/√3 की वैल्यू ये दे रहे हैं, यानी कि यहीं से क्रिटिकल एंगल जब आप निकालेंगे ना तो उसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स √2/3, और वो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि वो वैल्यू 54.6 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब कि जब लिक्विड रख दोगे तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो इतनी हो गई, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री है। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, तो भैया यहां पर लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना। लाइट रे, क्योंकि इधर जो मीडियम है वो ग्लास है हमारा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 था, ये जो वैल्यू है वो 2 अपॉन √3 है, तो ये डेंसर मीडियम था, ये रेयरर मीडियम है। क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो ये नॉर्मल है, जाना था ऐसे, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरीके से लाइट रे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लाइट रे ऐसे जाएगा। फिर हमसे कह रहा है नेक्स्ट में, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इंसिडेंट रे विद द करस्पॉन्डिंग एंगल वैल्यूज। तो आप इसी तरीके से रे डायग्राम बना करके दिखा देंगे भाई कि लाइट रे कुछ इस तरीके से चली जाएगी। क्लियर है। यहां पर ये बात ध्यान रखना कि भाई क्योंकि लाइट रे ये वाला मीडियम देखो √2 है, यहां पे 2/√3 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयरर मीडियम है। लाइट रे जब डेंसर से रेयरर जाती है तो वो नॉर्मल से अवे जाती है, राइट है। तो नॉर्मल तुम्हारा ऐसा था, लाइट को जाना था ऐसे, वो नॉर्मल से दूर चली गई तो इधर की तरफ वो बेंड होकर लाइट रे चली जाएगी, यही आपको यहां पर दिखाना था।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस 1 by lambda वेयर lambda is wavelength of the radiation causing photoelectric emission from surface, the slope of the line is equal to, यानी इस लाइन का स्लोप क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, ग्राफ वाला अगर क्वेश्चन है तो आपको इसमें और इसमें रिलेशन लाने की कोशिश करनी चाहिए, इन दोनों के बीच का रिलेशन ले आओगे तो सारा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का दिखाई पड़ रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भाई एक ही हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या, hc बाई लैम्डा, यानी कि h न्यू इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन में जाती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जाती है, जिसको ev नॉट लिखा जा सकता है। v नॉट क्या होता है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो याद होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, इसको ev नॉट लिखा जा सकता है, ये तो आप सबको याद रहा होगा, है ना। तो इसको यहां पे ऐसे उठा के रखेंगे तो ev नॉट की जो वैल्यू है दैट विल बी hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, बट क्योंकि y एक्सिस पर केवल v नॉट है तो इस e को नीचे भेजूंगा, इट विल बिकम hc अपॉन e लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन अपॉन e के बराबर। अब जरा चेक कर लो, y एक्सिस पर बेटा इसको रखा गया है, y एक्सिस पर 1 बाई लैम्डा को x एक्सिस पर रखा गया है, यानी कि अगर मैं स्लोप की बात पूछूं तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी स्लोप हो जाएंगी, यानी hc बाई e विल बिकम स्लोप। क्योंकि ये इक्वेशन कैसा है अगर आप ध्यान से समझो तो इट इज v नॉट इज इक्वल टू hc बाई e टाइम्स 1 बाई लैम्डा माइनस का w बाई e। कंपेयर करो तो ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, ये स्लोप हो गया और ये y इंटरसेप्ट हो गया। y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन रही है, तो इस वाली इक्वेशन का, इस वाली स्ट्रेट लाइन का ये जो स्लोप हुआ वो स्लोप hc बाई e के बराबर है। hc बाई e हमारा c वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। आप कहेंगे सर आपने तो सिखाया था बैच में h बाई e होता है, तो बेटा वहां पे ध्यान दो जाकर के, ग्राफ किन दो चीजों के बीच का था, क्या वहां पर भी 1 बाई लैम्डा था, चेक करो जाकर के, राइट। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, हल्का फुल्का चेंज, कोई ज्यादा चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होता बेटा, कभी भी कंडीशंस में चेंज होता है, ठीक है। मैंने जो ग्राफ सिखाया होगा वहां पे v नॉट रहा होगा, यहां पे फ्रीक्वेंसी रही होगी, है ना। ग्राफ ऐसा ही था लेकिन इंटरसेप्ट और स्लोप में डिफरेंस कुछ कुछ आ गया होगा, क्लियर है। तो सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस को समझेंगे, है ना, समझ करके चीजों को बेटा करेंगे लॉजिकल पॉइंट से। कुछ एक अजर्शन रीजंस भी कर लेते हैं, क्योंकि 4 अजर्शन रीजन के क्वेश्चन, कुछ अजर्शन रीजन के क्वेश्चन 1-2 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, राइट। तो एक बार इनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए भाई। अजर्शन में कह रहे हैं इन इंसुलेटर्स द फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज, इंसुलेटर में फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, सही बात है। रीजन में कह रहे हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ इंसुलेटर आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है और न्यूक्लियस उनको बिल्कुल भी अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी मामले में फ्री नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और भाई साहब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल हमारा सही है। अगला, व्हेन अ बार ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द बार, गलत है। कह रहे जब कॉपर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, गलत। देखो ये प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, लेकिन कॉपर कैसा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कह रहे कॉपर इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल गलत है भैया, डायामैग्नेटिक है। इसका मतलब बेटा अजर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। यहां पर मैं आपको एक चीज याद दिला दूं बेटा, जो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके एग्जांपल्स जरूर याद कर लो कि पैरामैग्नेटिक में कौन है, डाया में कौन है और फेरोमैग्नेटिक में कौन है, जरूर याद कर लो। विजेता बैच में भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, सेम चीज को मैंने आपको रिवीजन में भी बता रखा है, जरूर उसको देखो और जरूर उसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ चलिए, तो आज के इस सेशन में भाई इतनी ही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के सेशन में आपको पूरे सिलेबस से कुछ सेलेक्टेड चीजें मैंने आपको बताई, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बताए, कुछ सेलेक्टेड वैरायटी बताया कि किस तरह की चीजें आती हैं, किस तरह से घुमा करके पूछ देगा। वही चीजें होंगी जो आपने पढ़ रखी हैं, वो सारी चीजें, देखो सिलेबस आप सबने पूरा पूरा पढ़ रखा है, तो चीजें वही होंगी जो आपको पढ़ाई गई हैं, बस थोड़ा सा घुमा करके हो सकता है रख दिया जाए, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप सभी के दिमाग में कुछ बेसिक चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ,
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ आप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ में भैया स्लोप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक चीजें और, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी मैं आगे आपको अगले सेशंस में करवाऊंगा, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूले है ना, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी एनसीईआरटी वाला पे डाल रखा है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो भाई अभी भी देख सकते हो, समय है आपके पास, आप आराम से उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। लेकिन आपको ये फंडामेंटल जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है वो आना चाहिए। और इसके साथ साथ मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ठीक है, वो आपको आना चाहिए कि मोशन कैसे होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक्सेलरेशन होगा तो इक्वेशंस कैसे लगाएंगे, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। इतनी चीजें जो बेसिक हैं वो जरूर क्लियर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बेसिक चीजों पर अटैक करता है, ठीक है, फंडामेंटल चीजों को पूछता है घुमा करके, है ना। किसी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में कोई हल्की सी चीज घुमाएगा और वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा जैसे कैपेसिटर का डेरिवेशन था, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, जरूर इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी आगे मैं कुछ और भी सेशंस लाऊंगा, जैसे कल भी आपके लिए एक क्लास लेकर के आऊंगा, तो उसमें भी आपको मैं चीजें पढ़ाऊंगा और वहां पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। 40 मिनट का ये सेशन है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की यहां पर कोशिश की गई है कि आपके दिमाग में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सेट किया जाए जो आप लोग अपने अपने एग्जामिनेशंस में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में यूज कर सकें। राइट है? तो सभी लोग कमेंट्स में बताना ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, और सभी लोग ये भी बताना कि आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में मचाने वाले हो। खुद पर भरोसा जरूर रखना, जितना भी तुमने पढ़ा है बेटा उतना मोर देन इनफ है, परेशान मत हो। ये 3 दिन में आप सारा गेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी हैं, उनके थ्रू आप अपना रिवीजन करेंगे। सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब केवल हम लोग को इंपॉर्टेंट चीजों की प्रैक्टिस करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट चीजों पर मैं कल भी एक सेशन लाऊंगा, परसों भी सेशन लाएंगे और उसमें हम लोग धमाका मचाएंगे। राइट है? मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। और ट्रिपल एस आर्मी आप सभी को एग्जामिनेशन में मचाना है और तुम मचाओगे, मुझे पता है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।